अभी बेसिकली मैंने तो 11-12 में बिल्कुल मोबाइल का यूज़ नहीं किया था। मेरे पास एंड्रॉयड वाला तो था ही नहीं। अगर मान लो किसी तरह से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता, जेई नहीं क्वालिफाई होता मेंस या एडवांस, तो आप कौन सा दूसरा रास्ता अपनाने वाले थे? कि आप ड्रॉप करते, आप डिसअपॉइंट हो जाते या कुछ गलत कदम उठा लेते जैसे बहुत सारे लोग कर लेते? जब स्कूल में था तब मैं एक मीडियोकर बच्चा था। जेई मेंस में 208 रैंक रही थी एंड जी एडवांस में 596। वाह, 208। या करीब 8-10 लाख लोग एग्ज़ाम देते, उसमें आप 208 नंबर पे आए हो। हाँ, अभी घर भी जाने वाला हूँ तो वहाँ जाके अलग ही एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि सब लोग देखेंगे, मतलब अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। हाँ, कि स्टार टाइप आ गया मोहल्ले में कोई। हाँ, बट फॉर जेई मेंस यू कैन क्वालिफाई विदाउट कोचिंग। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ भारत भूषण नेगी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ एक खास गेस्ट आदित्य, IIT गुवाहाटी के बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी IIT जेई की जर्नी, कैसे वो मोटिवेटेड रहते थे, कैसे उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय आदि, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू भैया। तो आइए सबसे पहले हम आपके बेसिक बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। आपने स्कूलिंग कहाँ से की है? क्या आपके स्कूल के बाद कोई गैप रहा है IIT तक आने में, या फिर आप डायरेक्ट स्कूल के बाद यहाँ पर आए हो? मैं बेसिकली आगरा से बिलोंग करता हूँ। मैंने स्कूलिंग एक कॉन्वेंट स्कूल है वहाँ पे, सेंट पीटर्स कॉलेज, वहाँ से करी थी। बोर्ड कौन सा था आपका? ICSE बोर्ड था। तो आपके कुछ गैप भी रहा है क्या 12th और IIT के एंट्रेंस में? ना, कोई गैप नहीं रहा। 10th के बाद सीधे कोचिंग करी थी, फिर उसके बाद इसमें जेई में हो गया। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर आ गए। हाँ। आपकी क्या रैंक रही है वैसे जब आपने एग्ज़ाम दिया था तो? मेरी जेई मेंस में 208 रैंक रही थी एंड जी एडवांस में 596। वाह, 208। या करीब 8-10 लाख लोग एग्ज़ाम देते, उसमें आप 208 नंबर पे आए हो। हाँ, मुबारक हो। थैंक यू भैया। तो आपका पहला क्या था? किस कॉलेज को आप ज्वाइन करना चाहते थे जब आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई? आपके दिमाग में कौन सा कॉलेज था सबसे पहले? मेरे मन में तो IIT रुड़की था, मतलब थोड़ा घर के पास भी था एंड लोकेशन भी बहुत अच्छा है। तो आप जाना CSE में ही चाहते थे? हाँ, CSE में। और सेकंड, आप IIT गुवाहाटी आए हो, तो मतलब कैसा लग रहा है आपको? कुछ डिसअपॉइंटेड भी हो क्या? शुरू में थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, बट यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, शानदार जैसे आप इस कैंपस में आए। हाँ, ये बात तो है इस कैंपस की, सबका मूड चेंज कर देता है जैसे वो यहाँ पे आ जाता है। तो आदि, आप कैसे मोटिवेट हुए थे? आपने IIT की तैयारी करनी, कब से आपने ठान लिया था ये? और प्रिपरेशन कब से शुरू की थी? एक्चुअल प्रिपरेशन कब से शुरू की थी? जब स्कूल में था तब मैं एक मीडियोकर बच्चा था। तो जब 11 तब थोड़ा सोचा मैंने कि कुछ तो करना है लाइफ में, कुछ तो अपना स्टैंड आउट करना है, कुछ पोजीशन बनानी है सोसाइटी में। तो इसलिए मैंने जेई एडवांस की तैयारी करी और 2 साल लग के मेहनत करी बहुत, और अप एंड डाउन्स भी आए। तो आपने 10th के बाद ही स्टार्ट किया अपनी एग्ज़ाम? हाँ, 10th के बाद ही। 10th के बाद तो आपने कोई कोचिंग वगैरह भी ली है या ऐसे आप सेल्फ स्टडी से आए हो? हाँ, कोचिंग करी मैंने 11-12 में। तो कोचिंग करना बहुत ज़रूरी है क्या IIT जेई क्वालिफाई करने के लिए? फॉर क्वालिफाइंग जेई एडवांस कोचिंग इज़ नेसेसरी, बट फॉर जेई मेंस यू कैन क्वालिफाई विदाउट कोचिंग ऑल्सो। अच्छा, ये क्या है, मेंस और एडवांस में इतना क्यों कोचिंग की ज़रूरत है? जेई एडवांस में वाइडर और डीपर घुस जाते हैं कॉन्सेप्ट्स के अंदर, तो वो अगर आपने सिर्फ स्कूल लेवल की किताब पढ़ी है तो उससे तुम नहीं कर सकते। बट बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल है, सब लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते ना, क्योंकि देश में पढ़ने वाले लोग बहुत है, बहुत सारे लोगों को फैसिलिटी नहीं मिल पाती है और आर्थिक तंगी भी बहुत लोगों के पास होती है। और आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी काफ़ी सारे, आप घर बैठे बैठे मोबाइल ऐप से पढ़ सकते हो, बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ से आप ले सकते हो स्टडी टिप्स और प्रिपरेशन के नोट्स। तो क्या ऑफलाइन कोचिंग ज़रूरी है या ऑनलाइन ही इनफ है इस टाइम? वैसे तो ऑफलाइन है तो ज़्यादा बेटर रहता है, बट अगर ऑनलाइन भी है तो वो भी अच्छा है, क्योंकि आजकल जो नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो वो भी बेटर ऑप्शन हो सकता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में कुछ डिसएडवांटेज है क्या, आपको लगता है? ऑनलाइन में ये है कि हमारा दिमाग इधर उधर जाता है, जब ऑनलाइन हम मोबाइल पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम। कोई ऐसा स्ट्रेटेजी जिस तरह से हम इस डिस्ट्रैक्शन से बच सके, कुछ है? हाय गाइस, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जेई एडवांस की तैयारी करे हुए, क्योंकि जेई एडवांस का एग्जाम जो है सर पे आ रखा है, बहुत कम टाइम बचा है। तो ऐसे टाइम पे चाहिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। मेरे पास है आप लोगों के लिए खास बुक, आप देख सकते हो, दिशा पब्लिकेशन की फिजिक्स की बुक है, जिसमें है पिछले 44 सालों के सॉल्व क्वेश्चंस। आप इमेजिन कर सकते हो, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन है और लगभग 4400 से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व है इसके पास आंसर के साथ। 100 से ज़्यादा टॉपिक्स इन्होंने कवर कर रखे हैं और 10 से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि जेई एडवांस का पैटर्न हमेशा सेम नहीं रहता। आपको पता भी नहीं चलेगा नेक्स्ट टाइम आप जब एग्ज़ाम में जाओगे
तो शॉक भी लग सकता है, क्वेश्चन का टाइप बिल्कुल अलग आ सकता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और इसमें हर टाइप के क्वेश्चन है, और इंक्लूडिंग इसमें 1980s के टाइप के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे वो भी इसमें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में काम आएंगे। क्योंकि फिजिक्स का एग्जाम है, चाहे केमिस्ट्री का है, लॉस तो हमेशा सेम रहेंगे, रूल्स हमेशा सेम रहेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के। क्वेश्चन का टाइप बदल सकता है, पर जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको आसानी होगी। जैसे ही आप एग्जाम में जाओगे आपको लगेगा फेमिलियर से क्वेश्चन है, आपका टाइम बचेगा, आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये रही फिजिक्स की बुक, सेम टू सेम वैसे ही केमिस्ट्री की है, वैसे ही मैथ्स की है। अगर आप इस तरह के बुक को परचेज करना चाहते हो, मैं रिकमेंड करूंगा आपको ये बुक खरीदनी ही चाहिए। अगर आप खरीदोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, आपके लिए ही सही रहेगा। अगर आप जेईई मेंस की भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें पिछले 6-7 सालों की जेईई मेंस की जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं वो भी सारे के सारे हैं इसमें। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाइए, वहाँ पर लिंक को क्लिक करिए और वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बेसिकली मैंने तो 11-12 में बिल्कुल मोबाइल का यूज़ नहीं किया था। मेरे पास एंड्रॉयड वाला तो था ही नहीं, नॉर्मल वो बटन वाला जो नोकिया का था ना। आपने खुद सोच लिए थे, घर वालों ने आपको प्रोवाइड नहीं किया? घर वालों ने भी नहीं किया, मैंने मांगा भी नहीं। ओके, तो आप ये बाकी दुनिया से, भौतिक दुनिया से दूर रहे हो आप। हाँ, वेरी गुड। तो आधी अब आते हैं एस्पिरेंट्स के सवाल है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी 10th और 11th में स्टडी ढंग से नहीं हो पाई है, पर वो IITJEE का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो क्या वो लोग किस तरह से वो एग्ज़ाम की तैयारी करें? क्या उनको 1 साल ड्रॉप करना पड़ेगा, और ड्रॉप करना सही रह सकता है क्या? आपका क्या सजेशन इस बारे में? अगर ड्रॉप करके IIT में एडमिशन मिलता है तो आई विल से दैट ड्रॉप कर लो, क्योंकि IIT में आने के बाद लाइफ चेंज हो जाती है, काफ़ी चेंज हो जाती है। जैसे आप यहाँ आए हो तो आपके लिए मतलब क्या चेंजेस लग रहा है IIT में आने के बाद? काफ़ी चेंज हो गए। वहाँ घर पे तो कुछ नहीं सीखने मिलता, मतलब जो बाहर की ज़िंदगी होती है वो उसका एक्सपीरियंस, यहाँ आके सब कुछ सीखने मिला। अभी घर भी जाने वाला हूँ तो वहाँ जाके अलग ही एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि सब लोग देखेंगे, मतलब अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। हाँ, कि स्टार टाइप आ गया मोहल्ले में कोई। हाँ, है ना? तो जब आप इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे, कभी ऐसे आप डिमोटिवेट भी हुए हो? आपको लगा होगा कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से ये नहीं हो रहा है, या पड़ोसी कभी कुछ बोल रहे हो कि अरे ये कहाँ हो पाएगा इससे, यार IIT तो इसके कहाँ, इसके बस की बात है? ऐसा कुछ फेस करना पड़ा आपको लाइफ में? हाँ, ऐसा हुआ है। थोड़ा मेरे को भी लगा कि नहीं हो पाएगा। कभी थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो गई थी, 10 दिन के लिए डेंगू था, फिर उसके बाद कोविड भी आ गया। फिर उसके बाद इसलिए थोड़ा लगा कि हाँ थोड़ा नहीं हो पा रहा है, बट कोशिश करी और हो ही गया। तो फाइनली आप यहाँ तक आ गए। हाँ, अरे बहुत सारे स्टूडेंट का एक सवाल रहता है टाइम टेबल को लेकर, वो कंफ्यूज रहते हैं कि कैसा टाइम टेबल फॉलो करे, क्या करे। वैसे सबका अपना अपना स्टाइल होता है, तो फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि आप 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, तो आप तीनों सब्जेक्ट को बराबर टाइम देते थे दिन में, या कभी कभार ऐसा भी हो जाता था कि एक सब्जेक्ट मिस हो गया, आप अगले दिन पढ़ लेते थे? कैसे आपकी टाइम टेबल तो मेरा वेरी करता रहा पूरे 2 साल में, बहुत बार वेरी करा। कभी रात में लेट नाइट पढ़ रहे हैं, कभी सुबह जल्दी उठ के पढ़ रहे हैं, तो वो तो वेरी करता है, सबका वेरी करता है। बट इतना रखना है तुम्हें कि जो होमवर्क मिल रहा है कोचिंग से वो कंप्लीट करना है, जो सर ने पढ़ाया वो एक बार घर पे आके खुद से पढ़ना है, एंड उसके करस्पॉन्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। और अगर उसके आगे, सर के आगे भी थोड़ा पढ़ सको तो वो ज़्यादा बेटर होता है। जो अगले दिन सर पढ़ाने वाले हैं वो एक बार पहले से पढ़ लो, तो जो सर पढ़ाएंगे वो अच्छी तरीके से समझ में आता है, एकदम दिमाग में घुस जाता है। तो आप लगभग कितना टाइम देते थे प्रिपरेशन में? दिन में 24 घंटे है, कोचिंग भी कर रहे थे आप, और फिर घर पे आके भी पढ़ते थे? हाँ, 6 घंटे की नियरली कोचिंग रहती थी, एंड 4 to 6 आवर्स तो सेल्फ स्टडी। 6 घंटे की कोचिंग और 6 से 4 कोचिंग, सेल्फ स्टडी। तो 10 से 12 घंटे आप दिन में पढ़ते थे? हाँ। और कंसिस्टेंट थे हर दिन? हाँ। अरे वाह। अरे कई बार एग्ज़ाम में कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसको डीप थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत सारे बच्चे उन क्वेश्चन के पीछे अपना दिमाग खपा देते हैं और टाइम वेस्ट हो जाता है, और वो टाइम पे सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो पहले कभी आए नहीं थे, या आए थे तो बिल्कुल इस बार बदल के आए हैं। तो आपका क्या सजेशन है ऐसे लोगों के लिए कि क्या उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, या उन क्वेश्चन को छोड़ दे उस वक्त? अगर वो जेईई एडवांस का क्वेश्चन है तो मेरा होगा एडवाइस कि उसको छोड़ दो, क्योंकि जेईई एडवांस में इतना प्रेशर होता है कि ऐसे क्वेश्चंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड अगर जेईई मेंस का है तो सारे क्वेश्चंस करने के बाद एक बार उसमें कुछ ऐसा बनिया बुद्धि टाइप लगा के उसको सॉल्व कर दो, क्वेश्चन को हो जाता है उसमें, क्योंकि जेईई मेंस में ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं आते। तो नेगेटिव मार्किंग होती है क्या आपके एग्जाम्स में? हाँ, नेगेटिव मार्किंग होती है। ओके, कई बार गलती भी लग सकता है। हाँ। आदि एक और सवाल है जो बहुत सारे बच्चों ने पूछे अब तक के कमेंट्स में, यूट्यूब कमेंट्स में। मेरे पास 6 महीने बचे हैं, मेरे पास 8 महीने बचे हैं, क्या इतने कम टाइम में आप जेईई क्वालिफाई कर सकते हो? अगर
मेरी तो यही एडवाइस रहेगी कि अगर 6 और 8 महीने रह गए हैं तो पहले मेंस पे फोकस किया जाए। एक बार मेंस निकल जाता है ना तो कोई टेंशन नहीं रहती कि अपने को ये लगता है कि हाँ चलो सेटल तो हो गए, कहीं ना कहीं तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। फिर उसके बाद ही जेई एडवांस के थोड़ा 1-2 महीने जो गैप होता है उसमें पढ़ के ठीक ठाक कर सकते हैं जेई एडवांस में भी। किस रैंक तक मेंस क्वालिफाई करने पर आपको एनआईटी मिल जाता है? अगर आपको अच्छी ब्रांच चाहिए तो मतलब अच्छी यानी सीएससी ब्रांच अगर चाहिए तो 500 से नीचे रैंक लानी पड़ेगी। 500, 700, 800, हाँ इनसे नीचे रैंक लानी पड़ेगी। और मैक्सिमम वो बच्चे फिर एडवांस के लिए चले जाएंगे तो हो सकता है आप 600-700 रैंक ला रहे हो तो आपको मिल भी सकती है फिर भी एनआईटी। हाँ एनआईटी में सीएससी ब्रांच मिल जाएगी। क्योंकि जो बिलो 500 ला रहे मेंस में उसमें बहुत सारे लोग एडवांस क्वालिफाई कर लेंगे। हाँ तो जो कर नहीं पाए टॉप 1000 में बहुत सारे होंगे, वो शायद एनआईटी उनको मिल ही जाएगा। आपको क्या कहना है? आराम से मिल जाएगा। एनआईटी तो बहुत सारे होते हैं तो और भी नीचे वाली ब्रांच भी होती है तो बहुत सारे बच्चे आते हैं एनआईटी में। तो अगर मान लो किसी तरह से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता, जेई नहीं क्वालिफाई होता मेंस या एडवांस, तो आप कौन सा दूसरा रास्ता अपनाने वाले थे? कि आप ड्रॉप करते, आप डिसअपॉइंट हो जाते या कुछ गलत कदम उठा लेते जैसे बहुत सारे लोग कर लेते हैं? आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार थे इस बारे में? ये सेकंड ऑप्शन मैंने कभी सोचा नहीं। मतलब मैंने तो बिट्स का भी फॉर्म नहीं भरा, मुझे इतना अपने ऊपर था कि मैं कर लूँगा, मैंने इसलिए बिट्स का भी फॉर्म नहीं भरा। बट अगर ऐसा हो जाता है कि नहीं कर पाओ तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। आगे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत और वे भी होते हैं, बहुत अलग पाथ भी होते हैं बहुत ऊपर पहुंचने की ज़िंदगी में। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म कर दी। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं अगर किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो उनके लिए मतलब उनको लगता है पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो आने वाले स्टेज में जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए उनकी तस्वीर ही बदल गई। तो प्लीज़ अगर आप किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो तो ये मत समझो कि सब कुछ ख़त्म हो गया। आप हिम्मत बनाए रखें, कोशिश करते रहे, ये नहीं तो कुछ और एक ना एक तो आपको एक दिन मिल ही जाएगा कुछ नहीं। सो आदि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो पूछते हैं टाइम मैनेजमेंट कैसे उसका ध्यान रखा जाए, और एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स हो जाती है उनसे, तो फिर घर आके उनको पछतावा होता है, फिर 1 साल और इंतज़ार करना पड़ता है, तो काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसे मिस्टेक्स को कैसे बचे और टाइम मैनेजमेंट कैसे करें एग्ज़ाम में? आपका क्या है उसके बारे में राय? सिली मिस्टेक और टाइम मैनेजमेंट दोनों को ही एक चीज़ सॉल्व कर सकते हैं, पेपर देना। जो जैसे जेई मेंस के 1 महीने से पहले मैंने काफ़ी पेपर दिए, काफ़ी पेपर यानी कहाँ पर, मतलब कैसे? अभी तो प्रीवियस ईयर के इतने होते हैं क्योंकि इतने शिफ्ट में पेपर हो रहा है, इतने सारे पेपर होते हैं तो काफ़ी पेपर होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अगर जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के सारे पेपर दे दिए जाएँ घर पे बैठे बैठे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर, तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। टाइम मैनेजमेंट मालूम पड़ जाता है कि हमें कौन सब्जेक्ट पहले करना है तो हम ज़्यादा अच्छे दे पा रहे हैं। सिली मिस्टेक कैसे, जो सिली मिस्टेक हो रही है उनको लिख लो एक कॉपी में कि ये मेरी सिली मिस्टेक हुई, अगली बार मुझे ये नहीं करनी। प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए। तो आदि अब मैं जानना चाहूँगा कि अगर सीएससी नहीं तो सेकंड ऑप्शन क्या था? आपको आईआईटी ही चाहिए पर सीएससी नहीं, इसके अलावा क्या? अगर आपको सीएससी नहीं मिलता तो क्या करते आप? देन आई वुड, मतलब मेरा तो शुरू से मन था कि सीएससी ही लेनी है। मतलब मैंने तो ये भी सोचा था कि 11th में कि अगर आईआईटी में नहीं मिली तो एनआईटी ले लूँगा भले, मगर लूँगा सीएससी। आपने 11th में सोच लिया था? हाँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो 9th-10th से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपके पास है कुछ उनके लिए सजेशन क्या? उनके लिए कुछ सजेशन नहीं है। अरे कम से कम 9th ही कर लो यार, पहले 10th कर लो, क्योंकि ज़िंदगी में इतनी भागदौड़ नहीं मची है भाई, टाइम बहुत है, कर सकते हैं ना, लाइफ है, थोड़ा एंजॉय भी करो। और 9th-10th में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो फिर 11th-12th 4 साल, ज़िंदगी कब जियोगे? सही बात है, बचपन की वो ज़िंदगी है ना। तो एट द एंड आदि आप हमारे एस्पिरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहते हो, कोई टिप्स स्पेशल? एक जो मैंने चीज़ नोटिस करी अपने 2 साल के टेन्योर में, वो ये करी कि लोग कहते हैं कि रटना बहुत बुरी चीज़ है, ये है वो है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि अगर तुम्हें रटा भी हो ना तो तुम उनको जेई मेंस में टिक करके आगे बढ़ सकते हो। मतलब मैं नहीं समझा, रटने से एग्ज़ाम कैसे? जैसे ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैकेनिज्म है, ओके, अगर वो टिप्स पे याद है जेई मेंस का क्वेश्चन यूँ सॉल्व हो जाएगा और तुम आगे बढ़ जाओगे। ओके। और जो बंदा मैकेनिज्म समझ के बैठा हुआ है, ये समझ के वो समझ के, वो उस बंदा 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लगाएगा उस क्वेश्चन पे, फिर सॉल्व करेगा। तुम्हें रटी हुई है पूरी रिएक्शन, तो तुमने टिक लगाया, तुम आगे बढ़ गए। तो समझना भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा समझना ज़रूरी नहीं है, बट अगर रटना भी उतना ही ज़रूरी है। रट के तुम क्वेश्चन को हाल जल्दी सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हो। तुम कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, तो साथ साथ ये भी चीज़ होनी चाहिए। तो आदि एट द एंड मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप बीटेक कर रहे हो, आगे क्या है आपकी प्लानिंग? बीटेक के बाद आप डायरेक्ट जॉब करने चले जाओगे, मास्टर्स या पीएचडी की तरफ जाओगे, रिसर्च की तरफ जाओगे, क्या है आपकी प्लानिंग?
अभी इतना सोचा तो नहीं, बट ये है कि जॉब तो करनी है, बट अभी मैंने कुछ समय ये नोटिस किया कि मुझे टीचिंग में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है टीचिंग करने में। तो हो सकता है भी बन सकते हो क्या? हाँ, तो PhD भी कर सकते हो सकता है कि उस फील्ड में भी जाऊँ, और देखते हैं, अभी इतना सोचा नहीं मैंने। सो आदि, एट द एंड हमारे एक्सपीरियंस को आप कुछ कहना चाहोगे? कीप मोटिवेटेड एंड स्टडी हार्ड। सो गाइज, ये थे हमारे साथ आदित्य। आई होप आपको हमारी ये बातें पसंद आई होगी, आप इनके टिप्स को फॉलो करोगे, और हो सकता है इस साल या अगले साल हम इसी IIT में आप सबसे मिलेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप लोग के पास फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हम आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगे किसी और गेस्ट के साथ आपके सवालों के जवाब लेकर के। अब समय हो चुका है आपसे अलविदा लेने का, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते।